तो अपन लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला पार्ट पढ़ रहे थे अपन, राइट? लास्ट टाइम अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात कर रहे थे। केमिकल है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल। तो उसमें अपन कुछ केसेस पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन कुछ केसेस की बात कर रहे थे। तो उन केसेस में अपन कहेंगे, एक केस पढ़ लिया था, अपन को सेकंड केस पढ़ना था। सेकंड केस में है कि भाई देख, अगर अपन सपोज करते हैं, सो द चेंज इन concentration of reactant and product when concentration of right now any of the species changes। अगर अपन कोई concentration चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा एंड किस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा, वो तो अपन को पता चल जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, चलेगा? सेकंड क्लास में डाउट मैं तो अभी चाहता था, अभी भी डिस्कस कर सकता हूँ मैं तो बोलो तो पहले डाउट्स, लेकिन चलो सुबह सुबह पहले पढ़ लेते हैं, फिर सेकंड क्लास में पूरा डाउट होगा। सेकंड क्लास में आप डाउट्स ही करेंगे अपन, क्योंकि काफी डाउट्स भी होगा, चलेगा? चलो, तो अगर मान लो अपने पास ऐसा क्या इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, अपन को एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन ले लेते हैं, दैट इज ए प्लस कोई रिएक्शन लिख ही लेते हैं भाई, बी सी बहुत हो गया। इक्विलिब्रियम रिएक्शन अपन को गिवन है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 is in equilibrium with CO2 plus H2। मुझे इसका कंसंट्रेशन 0.3 गिवन है एट इक्विलिब्रियम स्टेट। मैंने इनिशियल नहीं कहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट, कभी कभी अपन को इक्विलिब्रियम स्टेट भी गिवन होता है। इसका 0.4 गिवन है, इसका 0.2 गिवन है और इसका 0.6 गिवन है। तो मैं इससे कैलकुलेट कर सकता हूं, देन Kc of reaction will be equal to, अपन को पता है 0.2 into 0.6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 0.3 into 0.4। वॉल्यूम मेंशन नहीं है, 1 लीटर ले लूंगा। नाउ इट इज डिजाइंड to increase the concentration of CO from 0.3 to 0.5 moles। Calculate the moles of CO2 required। अब इसके कितने मोल्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये 0.5 हो जाए? ठीक, अपन क्या करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं। अब अपन को पता है कि अगर इसको बढ़ाना है तो रिएक्शन को, या तो अपन को इसको रिमूव करना पड़ता है, मैं ऐसे भी लिख सकता था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर मस्ट बी रिमूव्ड, क्योंकि इसको रिमूव करेंगे तो भी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, इसको इन दोनों में से किसी को ऐड करोगे तो भी बैकवर्ड जाएगा और इसके मोल्स बढ़ेंगे। तो अपन ऐसे कर लेते, सपोज ये moles of CO2 is added for the required change, and reaction shift backward,
ठीक है, रिएक्शन अपना बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, चलेगा। तो अपन फिर से लिख लेते हैं भाई, मेरे पास रिएक्शन ये है, H2 है, अपने पास CO2 है और H2। इनिशियली क्या था, ये 0.3 था, ये 0.4 था, ये 0.2 है और ये 0.6 है। अपन ने इसके ए मोल्स ऐड कर लिए, ठीक है। अब इसके ए मोल्स ऐड करोगे तो ये 2+A हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो सपोज फिर से इक्विलिब्रियम में आने के लिए इसका एक्समोल यूज हुआ, इसका भी एक्समोल यूज हुआ, तो ये एक्समोल बनेगा और एक्समोल बनेगा, तो ये 0.6 माइनस एक्स हो गया, ये 0.2 प्लस ए माइनस एक्स हो गया, ये 0.4 प्लस एक्स हो गया और ये 0.3 प्लस एक्स हो गया। अभी अपन कहेंगे हमको गिवन है दैट 0.3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.5 होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू होना चाहिए 0.5। हमको x का वैल्यू पता चल गया, अगर x का वैल्यू पता चल गया तो अपन कहेंगे दिस इज 0.4, this will become x अगर 0.2 है तो a, this will become 0.6 and this will become 0.5, ठीक है। तो what we can write is, अपन क्या कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं that इसमें कि भाई इस केस में अब अपने पास केसी तो चेंज होता नहीं है किसी के कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से, किसी को ऐड और रिमूव करने से, तो चलो केसी लिख देते हैं। केसी विल बी इक्वल टू a into 0.4 डिवाइडेड बाय 0.5 into 0.6, और केसी का वैल्यू 1 है अपने पास, सो a into 0.4 डिवाइडेड बाय 0.5 into 0.6 into 0.6, इसको 2/3 कर लेते हैं, तो 1.5 डिवाइड बाय 2 हो गया, मतलब a इज इक्वल टू हो गया 0.75, ये आ गया मेरे पास। इतना मोल्स ऐड करना पड़ेगा, ये तो बहुत ज्यादा है, हमें तो इसका सिर्फ 0.2 मोल्स ऐड शुरू मतलब करना था इंक्रीज, ये तो बहुत ज्यादा है। तो अपन क्या कहेंगे इसको देख के कि देखो भाई, जब किसी के मोल्स आप ऐड करोगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, मतलब अब इसका कॉन्सेंट्रेशन पहले 0.2 था, अब कितना हो गया 0.75, और जिस डायरेक्शन मूव करेगा वहां तो इंक्रीज होंगे कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन बाकी उसके साथ जिस जो होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, उसका अपना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अगर किसी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना है तो जल्दबाजी में अपन कोई गलती नहीं, बाकी अपन कैलकुलेट कर लो। समझ में आया? नेक्स्ट वी कैन राइट इज, लिख लिया ये आपने, सर 1 मिनट। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ही जाएगा, प्रोडक्ट को रिमूव करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड आता है। लास्ट टाइम पढ़ा था ना अपन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता है ना। जल्दी कर लो, हो गया, चल सकते। अब केस 3 की बात करते हैं। अब कुछ कभी कभी ऐसा होता है
when in solid and gas equilibrium, the gases are present only at one side, are present at LHS or RHS size. RHS side. Then मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है केसेस मतलब मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, राइट? In a decomposition reaction, मुझे ऐसे गिवन है, ammonium bisulfite is decomposed to give ammonia plus H2S. ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है. And the total pressure at equilibrium is and the total pressure at equilibrium is, suppose वैसे given है बंदा, that is 10 atmosphere. Calculate Kp of reaction. Kp for reaction. तो अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे देखो सर, अगर एक वेसल है और उसमें अमोनियम बाइसल्फाइड डिकम्पोज के, ये तो सॉलिड है, इसका एक्टिव मास तो कांस्टेंट होगा, उसमें H2S बना और अमोनिया बना. अपन सबको पता है कि देख भाई, इक्विलिब्रियम में ये तो सॉलिड है, इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा, जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा. इसका 1 मोल से तो इसका भी 1 मोल बनेगा. अगर टोटल प्रेशर 10 है तो देख वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज कांस्टेंट और टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा ही होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता ही होता है. तो अपन के मोलर रेशियो के हिसाब से इनके प्रेशर को डिवाइड कर सकते हैं. इसका प्रेशर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S हो गया. इसका प्रेशर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, P टोटल इज 10. तो दोनों के 5 एटमॉस्फेयर आ जाएंगे. अभी अपन क्या करेंगे, देन नाउ सिंस द moles of NH3 is equal to moles of H2S, so we can use that terms. अब यहाँ पर अगर एक ही तरफ गैसेस हैं तो मुझे पता है ना, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं होगा ना, बस ये दोनों प्रेजेंट है. तो कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर. और Kc इज इक्वल टू क्या है अपने, Kp इज इक्वल टू क्या है अपने पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S. लो भाई आ गया, 25 आ गया, ये Kp हो जाएगा. वो कोई भी रिएक्शन हो सकता है, मतलब इसमें अपन एग्जांपल एक ऐसे ले ले, मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, तो भाई अगर मेरे पास अमोनियम कार्बोनेट, ये सॉलिड होता है और ये डिसोसिएट करके बनाता है ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस CO2 बनाता है. ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है. तो मुझे पहले से पता है कि जितना प्रेशर इसका होगा, इसका प्रेशर उसका आधा होना चाहिए, बिकॉज दे आर इन द रेशियो ऑफ 2:1. अगर कुछ नहीं भी गिवन होगा तो भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Kp विल बी इक्वल टू 2p का स्क्वायर इनटू p. मतलब मैं अज्यूम कर सकता हूँ 4p क्यूब विल बी इट्स Kp. अपन ऐसे लिख सकते हैं, विल बी इट्स Kp. अगर इस रिएक्शन में आप मतलब इसको और डिकम्पोज करोगे सपोज, तो इनके प्रेशर चेंज होते हैं, लेकिन अगर अपने पास एक बार इक्विलिब्रियम आ गया कांस्टेंट,
तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। आप टोटल प्रेशर दे दो कि इसका टोटल प्रेशर, सपोज कर लीजिए इसका टोटल प्रेशर 6 है, तो मैं इसको 4 प्रेशर ले लूंगा, इसका 1 प्रेशर ले लूंगा, अगर मुझे गिवन है if P total is equal to 6 atmosphere, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ प्रेशर ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू 2/3। अब इसके 2:1 का रेशियो है ना, तो मोल फ्रैक्शन विल बी 2/3 into 6. I can write that it is 4 atmosphere, or partial pressure of CO2 will be equal to 1/3 into 6, that is equal to 2 atmosphere. मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इस वाले P को लिख लूंगा क्या, ये पूरा 4 एटमॉस्फेयर है और ये 2 एटमॉस्फेयर है, मतलब P का वैल्यू अपने पास 2 गिवन है, कैलकुलेट कर दो, ये भी आ जाएगा। तो अगर एक ही तरफ गैसेस प्रेजेंट है तो यू कैन यूज दिस। फोर्थ चेक करते हैं। फोर्थ केस में केस fourth case we can read that relation between degree of dissociation and vapor density. अभी वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में जो रिलेशन होता है, तो vapor density is, we know that vapor density is inversely proportional to number of moles, ये होता है। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन, reaction vapor density at equilibrium state divided by vapor density at initial state is equal to number of moles at initial state divided by number of moles at equilibrium. वैसे अपन ऐसे उल्टा लिख लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, थोड़ा कैलकुलेशन इजी होता है, लेकिन रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी किसी को लिखो, हमें बस मोल्स को इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनिशियल स्टेट। वैसे तो अपन ये ध्यान रख सकते हैं, बस इसी बात को अपन को डिस्कस करना। अब पहले अपन ये देख लेते हैं, जैसे अपन लिखते हैं ना PV इक्वल टू NR2, तो इसको अपन लिख सकते हैं PM इज इक्वल टू DRT। अगर मुझे इक्विलिब्रियम प्रेशर देना है, राइट, तो मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट RT ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अपन मॉलिक्यूलर मास एट इक्विलिब्रियम स्टेट ही कैलकुलेट कर सकते हैं। So molecular mass at equilibrium state will be equal to, that is pressure of equilibrium. अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लूं तो वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा, वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है, वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है। पिछले वाले पे एग्जांपल लेते हैं,
इन्वर्स है तो इक्विलिब्रियम आएगा। कौन सा इन्वर्स किया मैंने? इन्वर्स है तो इक्विलिब्रियम आएगा, नीचे आएगा मतलब किस वाले केस में? आपने दिया है ना सर n इक्विलिब्रियम बाय ni। नेक्स्ट पेज पे सर, थर्ड। हाँ सर, वो ऊपर वो शिफ्ट होगा ना ऊपर नीचे, ni बाय n इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये लो कर दिया। वैसे भी मैं ड्राइव करने वाला हूँ, अगर ड्राइव करूंगा तो सब हो जाएगा। और डायरेक्टली लिखा ना कि भाई काम की बात तो ये है, बाकी आप कुछ भी बताते रहो। अपन क्या, क्योंकि अभी तो एग्जांपल भी लूंगा मैं, अपन क्या करेंगे, तो अपन को ये पता चल गया कि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन कैसे होता है। तो अपन अगर अपन को ये कंडीशन गिवन है तो भी अपन वेपर डेंसिटी और इक्विलिब्रियम स्टेट लिख सकते हैं। अगर मुझे प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम गिवन है, डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम गिवन है, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम गिवन है, तो भी अपन वेपर डेंसिटी और इक्विलिब्रियम स्टेट लिख सकते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास एट इक्विलिब्रियम स्टेट? दैट इज द एवरेज मास। अब अपन एक एग्जांपल लेता हूं, फिर देखते हैं अपन क्या करेंगे। सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अपन ने कहा मेरे पास N2O5 है, N2O4 ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। और ये डिसोसिएट करता है टू कन्वर्ट इनटू ट्वाइस ऑफ NO, ऐसे डिसोसिएट। ये भी गैसियस स्टेट। इसमें अपन को अगर डिग्री ऑफ डिस्टेंस से डील करना है तो आप इनिशियल मोल्स का वैल्यू कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आप ध्यान रखना कि वो कैसे लिखते हैं केसी। तो अपन रखेंगे भाई ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2x हो गया, ये 1 - x हो गया। अगर अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये आपको डायरेक्टली पता है, तब तो अपन को बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज वेपर डेंसिटी इनिशियल स्टेट का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिवाइड बाय 2, और N2O4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो अपन कहेंगे 92/2। मतलब मुझे ये तो पता चल गया इससे। नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल स्टेट इज 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज, दोनों को ऐड करना होगा, 1 + x। एक टोटल मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब अपने पास क्या बचा हुआ है? अपने पास सिर्फ बचा हुआ है वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम स्टेट। अब वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब हो गया कि उस इक्विलिब्रियम में ये भी प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा। तो या तो आप मॉलिक्यूलर मास एट इक्विलिब्रियम स्टेट दे दो, तो उसके लिए x चाहिए, और x अगर गिवन होता तो मैं बाकी सब कैलकुलेट क्यों करता, क्योंकि मेन तो अपन x के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना सारा कुछ। वेपर डेंसिटी इनिशियल स्टेट तो अपन को पता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे वेपर डेंसिटी एट equilibrium state will be equal to, we know that dRT/2P। अब ये सारे के सारे अपन जो यूज करेंगे इसमें, जिनके लिए अपन ये कैलकुलेट करेंगे, वो गैसेस स्टेट में होगा, क्योंकि वेपर डेंसिटी तो अपन गैसेस जैसे कंसीडर करेंगे। तो अगर अपन प्रेशर को किसी गैस के पार्शियल प्रेशर पर अज्यूम करते हैं, तो प्रेशर को अपन ऐसे लिख सकते हैं फिर तो, फॉर प्रेशर ना, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, डी भी कांस्टेंट रहेगा, अगर डिग्री ऑफ डिस्टेंस चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा। तो अपन क्या करेंगे ना, प्रेशर को ऐसे लिखते हैं, PV = nRT अपन भी होता है, क्योंकि अपन को यहाँ नंबर ऑफ मोल्स तो दिख नहीं रहते। तो अपन क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी जो होता है दैट विल बी, अब अगर इक्विलिब्रियम है तो डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, R कांस्टेंट रहेगा, T कांस्टेंट रहेगा, ये तो कैंसिल ही हो गया, dV/2N आ गया। अब इक्विलिब्रियम पे डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, dV और 2। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि अगर हमें वेपर डेंसिटी को नंबर ऑफ मोल्स से कोरिलेट करना है, तो N और वेपर डेंसिटी आपस में नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस उसी के लिए मैंने ये लिखा और उसी के लिए ये बताया, वरना बताने की जरूरत नहीं। वेपर डेंसिटी और नंबर ऑफ मोल्स
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हो गया सारा पार्ट। तो अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनिशियल वेपर डेंसिटी, इनिशियल मोल्स, इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम मोल्स। अब वेपर डेंसिटी ये वाला पार्ट देने के लिए अपन को ये कंडीशंस नहीं बनाओगे, डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम और प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम। वैसे डेंसिटी, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू molecular weight at equilibrium state divided by 2. A molecular weight is nothing but the average molecular weight. Average molecular weight होता है, वो average molecular weight होता है। तो average molecular weight तो अपन ने पहले सीखा है, average molecular weight होता है भाई इसका भी molecular weight कंसीडर करो और इसका भी molecular weight कंसीडर करो, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन इनटू molecular weight. So average molecular weight will be mole fraction of, जैसे N2O4 है तो इसका मोल फ्रैक्शन ले लो, तो 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x इज इसका मोल फ्रैक्शन। भाई इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इज मोल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई बाय उसका मॉलिक्यूलर मास 92 प्लस इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 2x डिवाइडेड बाय 1 + x, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, दैट इज 32 + 14 46 ये। लेकिन अगर मुझे x गिवन होता तो मैं कैलकुलेट ही क्यों करता, वो x कैलकुलेट करने के लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूं मैं। तो फिर x के लिए कैसे मतलब अपन कैलकुलेट करेंगे, तो अपन कहेंगे देखो x के लिए अपन क्या करेंगे, ये डाटा गिवन होगा अपने लिए, ये डाटा गिवन होगा अपने लिए x कैलकुलेशन के लिए, कितनी उससे अपन को वेपर डेंसिटी तो अपन कहेंगे ठीक है, विल राइट दैट इसमें वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट विल बी, सपोज अपन को मिल गया मॉलिक्यूलर मास एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय 2, तो वेपर डेंसिटी एट इनिशियल स्टेट डिवाइड बाय वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल स्टेट, और आई कैन राइट दैट इनिशियल स्टेट पे यहाँ पर वेपर डेंसिटी तो 92/2 हो जाएगा, दैट विल बी 46 डिवाइड बाय हो जाएगा, ये मुझे अगर आप बता दो तो मैं आपको बाकी सारा पार्ट कैलकुलेट करके बता दूं, क्योंकि ये तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट गिवन है, ये 1 गिवन है, ये वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी बस एग्जाम उसमें क्वेश्चन में। अब अगर सब्जेक्टिव बनाएंगे तो पूरा पीवी इक्वल टू एनआरटी भी कैलकुलेट कर पाएंगे, और अगर इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बनाना है तो मैं आपको मॉलिक्यूलर मास एट इक्विलिब्रियम या वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम डायरेक्टली दे दूंगा और कैलकुलेट करने के लिए बोल दूंगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम इज, क्योंकि डिसोसिएट हो रहा ना, तो द मॉलिक्यूलर वेट एट डिसोसिएट हो रहा है तो डिक्रीज होगा मॉलिक्यूलर मास, तो अपन कहेंगे द मॉलिक्यूलर मास एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज गिवन टू मी, दैट इज सपोज 80, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मॉलिक्यूलर मास आपने 80 दिया तो 80/2 इज वेपर डेंसिटी, ये 40 आ गया, 40 आ गया तो x आ गया, x आ गया तो kc कैलकुलेट करते हैं भाई, x आ गया तो डिग्री ऑफ डिसीजन आ गया, और डिग्री ऑफ डिसीजन आ गया या x की वैल्यू आया तो kc और kp बता दूंगा, जो मर्जी चाहे पूछ लो। एक क्वेश्चन ले लेता है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of SO3 in a given reaction, मुझे ऐसे गिवन है, ऐसे रिएक्शन मुझे है ना, if the molecular weight at equilibrium state is, मैं डेंसिटी वेपर डेंसिटी भी दे सकता था, है equilibrium status
अपन को गिवन है दैट इज 72 ग्राम। थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं क्योंकि 72 में x का वैल्यू अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा मतलब वैसे आएगा 72 से थोड़ा सा कम कर लेते हैं 64 ग्राम तक, है ना। ये अपन को गिवन है। अब क्या करेंगे अपन बताओ, कैलकुलेट करके बताओ वेपर डेंसिटी एटीपी केमिस्ट्री। क्या मेरे लिए भी आ गया है। अब ये लिख दूं मैं, इसको 1 लेते हैं, इसको 0, इसको 2, इसको x और इसको 1। अब अपन कहेंगे भाई देखो वेपर डेंसिटी आपको ये सब लिखा ही हुआ है, इनिशियल स्टेट हो गया 80/2 40 हो गया, this divided by 2 will be equal to 32 हो गया, is equal to हो गया, this will be equal to number of moles no at equilibrium, तो ये हो गया 1 plus x/2 डिवाइड बाय 1। तो इसका मतलब है अपने पास आया 40/10 ना, तो 40/32 इज इक्वल टू आया 1 plus x/2। तो 1 इसको x/2 लिख लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 40 minus 32 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू x/2। तो अपने पास आ गया, ये हो गया 8/32 इज इक्वल टू आ गया अपने पास कितना आ रहा, इधर कर लेते हैं, ये 8 हो गया, ये 32 हो गया, सो 8/32 1/4 आ गया, 1/4 इज इक्वल टू x/2, सो ये 2 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू लो भैया। And the degree of dissolution is x divided by 1, मतलब जो x आया वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, अल्फा विल बी इक्वल टू x/1 ना, तो जो x आया वही अल्फा है। हो गया, तो नेक्स्ट पेज पे चले, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अपन को ऐसे ही क्वेश्चन देंगे। अब ये अपना केस नंबर था 4, केस नंबर 5 की बात करते हैं। अभी केस नंबर 5 में क्या होगा, अब इसमें कुछ अपन बात कर लेते हैं एफ्लोरेसेंस और डेलिसिकेंस की, है ना। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अपन को लगता है पता नहीं क्या है।
and deliquescence. Efflorescence and deliquescence, these are the properties. एक efflorescence का मतलब होता है property of molecule to lose water of crystallization, और deliquescence का मतलब होता है property of molecule to absorb water of crystallization. ठीक है, इसका मतलब अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, अगर कॉपर सल्फेट है अपने पास .5H2O, ये कन्वर्ट होता है इसमें CuSO4.3H2O प्लस ट्वाइस OH2O, ये गैस होता है, ये सॉलिड होता है, और ये भी सॉलिड होता है. तो जब कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करता है तो उसको अपन कहते हैं एफ्लोरेसेंस. प्रॉपर्टी. और अगर जब कोई वाटर गेन करके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बनाता है तो उसको अपन कहते हैं deliquescence. इसमें Kp ऑफ द रिएक्शन मुझे गिवन है, सपोज कर लेते हैं अपन, ये अपन को गिवन है 0.4 एटमॉस्फेयर, ये मुझे ऐसे गिवन है. अब मैं इसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूँ. वाटर गिवन है अपने पास, राइट, एट टेम्परेचर T लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा calculate that the solid will show efflorescence or deliquescence property. Efflorescence or deliquescence property if at T Kelvin, ये T Kelvin अपन को गिवन था, the vapor pressure of water is 100 mm. Assume 80% humidity. Assume 80% humidity. तो अपन को ह्यूमिडिटी भी 80% ले रहा है. ये ह्यूमिडिटी वाला पार्ट मैंने आपको बता रखा है. 80% ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया कि जो अपने पास ये 100 mm है ना, इसको 80 mm लेना है अपन को, क्योंकि ये तो 100% ह्यूमिडिटी होती है ना. 80% ह्यूमिडिटी का मतलब है ये, तो अपन आंसर में लिखेंगे partial pressure of water is 100 into 80/100. So मुझे 80 mm लेना है. अब अपन क्या कहेंगे सर, देखो ये तो सॉलिड है, हमें सिर्फ इससे कैलकुलेट करना है. Let us write QP. So QP will be equal to partial pressure of water to the power of 2. 80 into 80 कर लेता हूँ, that is equal to 640 mm of Hg. अब ये mm में गिवन है, ये एटमॉस्फेयर में गिवन है, उसी को एटमॉस्फेयर में या इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो अगर 0.4 आया, अगर 0.4 से QP का, अब QP की वैल्यू और KP की वैल्यू से तो अपन को पता है क्या करना है. अगर ये ज्यादा आया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, अगर ये कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा. इसको कर लेते हैं 640 डिवाइडेड बाय 760, कैंसिल होता है ना, और इसको 4 से कैंसिल करते हैं, तो इधर अपने पास 1 और 2, तो 24 आया, तो अपने पास 6 आया, और इसको कैंसिल करूंगा 4 से, तो 1 और 3 9 आएगा. अपने पास 16 और 19 आ रहा है. 16 और 19 का मतलब हो गया अपने पास 0. इसको 60 करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 7 के आसपास आ रहा है. सो QP इज ग्रेटर देन, दिस इज नियरली 7 ना, तो अपन कहेंगे एटमॉस्फेयर ना,
7 पॉइंट समथिंग 0.7 कुछ आएगा। therefore QP is greater than सर वो 6400 होगा ना, हाँ 80 का स्क्वायर। अच्छा एक जीरो तो भूल ही गया, तो ज्यादा होगा, एक और जीरो आएगा, हो गया मेरा काम, फिर तो बहुत ज्यादा दे दिया मैंने। तो एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ऑलरेडी फिर तो वहां अपने पास 160 पहले से ही होगा, तो 1 से भी ज्यादा आ रहा, हो गया मेरा काम। ये तो 7 एटमॉस्फेयर के आसपास आ रहा, बहुत ज्यादा दे दिया मैंने तो थोड़ा सेफर साइड रखा था, मैंने कहा यार ठीक है फर्क क्या पड़ेगा अपन को, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। सो विल रीड दैट अराउंड 7 एटमॉस्फेयर, तब तो QP is greater than KP. Reaction shifted backward direction to attain equilibrium. Shift backward to attain equilibrium ना। तो अगर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा टू अटेन इक्विलिब्रियम, तो हमें तो सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी थी ना, so it will show the Daly sequence property. So it shows Daly sequence, ले वही हो गया, तो Daly sequence property बता देंगे। अब कभी कभी अपन को मान लो कोई रिएक्शन अपन को गिवन है, इफ थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन को, 2 different temperatures are mentioned in the reaction. Different temperatures, एक्चुअली ना थीम सोचने में गड़बड़ हो जाता है वैसे, यार क्या क्या थीम बनाएंगे वो क्वेश्चन में। If 2 different temperatures are mentioned in the reaction, अगर 2 different temperature को मेंशन करेंगे ना, then take the temperature at which equilibrium is attained. Equilibrium is attained. Is attained. तो अपन को वो टेम्परेचर लेना है जिस पे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, PCl5 is, या अपन मोल्स भी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। In a vessel of 2 liters, PCl5 is present at 27 degrees centigrade and 5 atmosphere. The reaction, the PCl5 attains equilibrium. PCl5 attains equilibrium at 127 degrees centigrade. Then calculate KP और KC, कुछ भी अपन को गिवन हुआ है। तो अपन क्या अज्यूम करेंगे कि देख भाई PCl5 मुझे गिवन है, इक्विलिब्रियम में आ रहा है प्लस Cl2, KP कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल प्रेशर मेरे पास गिवन है 5, लेकिन इक्विलिब्रियम तो अटेन होता है क्या 127 पे। तो यहाँ पर जो अपन प्रेशर लेंगे वो ऐसे करके लेंगे, P1/T1 इज इक्वल टू P2। P1 कितना 5, T1 कितना था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 300 केल्विन। तो P2 कितना होगा ये, और ये कितना है 400। तो यहाँ पर जो आप प्रेशर लोगे ना इनिशियल, वो P2 लोगे,
इसका प्रेशर P, इसका प्रेशर P, इसका प्रेशर P2 माइनस P एट इक्विलिब्रियम। ये बात को ध्यान रखना है भाई, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम किस पे है 127 पे, तो फिर प्रेशर भी हम वही लेंगे जो 127 का होगा। ये प्रेशर एज्यूम करके इक्विलिब्रियम में लेंगे भाई, वो तो इनिशियली प्रेजेंट था ना। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए इसको किस प्रेशर पे डिकम्पोज करना होगा, किस प्रेशर पे अपन अज्यूम करेंगे कि ये प्रेजेंट होगा सो दैट कि इक्विलिब्रियम अटेन करेगी, इस प्रेशर पे P2 प्रेशर। तो उस बात का ध्यान रखना होता है। अब इसमें अपन को क्वेश्चन में वो क्या करेंगे ना, टोटल प्रेशर अटेन्ड एट इक्विलिब्रियम दे दिया उन्होंने। अब अगर टोटल प्रेशर दे देंगे तो P2 तो पता ही है अपन को, ये वाला भी आ गया स्मॉल p, Kp बता देंगे, उस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करना। तो वो अपन को चेक करके रखना होता है, राइट। यही होता है क्वेश्चंस। अब इसमें मैं आपको क्वेश्चंस दे सकता हूँ कि भाई इस टाइप से क्वेश्चंस अगर आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा, और या आप शीट से क्वेश्चन ट्राई कर लो, ये मतलब कॉन्सेप्ट्स होते हैं। नाउ वी कैन हैव साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ सकते हैं। तो अपने पास साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, तो कुछ क्वेश्चंस अगर करना चाहते हो तो मैं आपको बोल देता हूँ, बताओ क्वेश्चन करना है या मतलब शीट से ट्राई करोगे अपने आप, तो जो भी डाउट आएगा वो आप पूछ लोगे। क्या करना है, कुछ प्रैक्टिस करोगे या अपने आप कर लोगे? एक क्वेश्चन करवा दे, चलेगा? चलेगा, ठीक। हाँ ये कह रहा शीट से कर लेंगे और वो कह रहा कि सर क्वेश्चन करवा देंगे, चलेगा, अपन ऐसे कर लेता है। एग्जाम्पल में ना, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो मतलब अपने पास गिवन है कि आप लिख लो अमोनिया इज हीटेड, मैं इसी के लास्ट वाले की करवा देता हूँ। अमोनिया इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 347 डिग्री सेंटीग्रेड, assuming constant pressure. Of assuming constant वॉल्यूम लिखते हैं क्योंकि प्रेशर को तो अपन अज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो स्टील कंटेनर होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। द न्यू प्रेशर इन द इक्विलिब्रियम is the new pressure becomes 50 atmosphere, right? Then calculate 50 atmosphere है at equilibrium. Calculate the percentage of dissociation of ammonia. Percentage of dissociation of ammonia. क्या करोगे? Percentage of dissociation of ammonia. इसमें मुझे एक और प्रेशर देना चाहिए था। अमोनिया इज हीटेड फ्रॉम दिस टू दिस एट 15 एटमॉस्फेयर, ये इनिशियल अपन को गिवन था, एट 15 एटमॉस्फेयर विद कांस्टेंट वॉल्यूम। द न्यू प्रेशर बिकम्स, टेम्परेचर बढ़ाने से न्यू प्रेशर बिकम्स दिस मच, ठीक है ना। इनिशियल प्रेशर भी अपन को गिवन है, मैं वो कंफ्यूजन नहीं चाहता इसलिए लिखा हीटेड एट 15 एटमॉस्फेयर, ताकि आपको पता है 27 पे 15 था, 127 पे 50 हो गया, तो बताओ भाई क्या करें? कितना परसेंटेज डिसोसिएट?
छोटा सा क्वेश्चन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, वी आर एबल टू राइट दैट. हो गया. वन भी ले सकते हैं, अपन को पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में वन ले ही सकते हैं. वन ले लेते हैं तो वो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं बचता ना, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आप इनिशियल मोल्स कुछ भी लो, फर्क नहीं पड़ने वाला आपको. और रिएक्शन के मोलर कोएफिशिएंट कुछ भी लो, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप अमोनिया को लिख लो 1/2 × 3/2 H2 तो भी चलेगा. अब अपन गिवन है नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट a - x 2x + x + 3x that is equal to a + 2x. तो एक बात पता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रेशर फ्रैक्शन. अब इनिशियल मोल्स कितने थे, तो अपन यहाँ पर लिख लेंगे इनिशियल मोल्स अपन इक्विलिब्रियम मोल्स इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम प्रेशर. दैट इज कॉल्ड इनिशियल मोल्स. प्रेशर फ्रैक्शन डाल्टन्स लॉ. इनिशियल मोल्स A है और टोटल मोल्स A + 2x है. इक्विलिब्रियम प्रेशर तो 50 गिवन है, ये मुझे गिवन नहीं था तो इसके लिए बताया तो है आपने. ये 15 दिया था, ये 300 है. P2 कैलकुलेट कर लेता हूँ और टेम्परेचर आपने दे रखा है ये 47. सो 347 और 273 ऐड कर लेता हूँ, है ना. बड़ा अच्छा आ गया 320. सर 620 होगा. वही मैं सोच रहा था, ये तो बड़ा इजी हो गया क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट 50 नहीं रहेगा. ले भाई हो गया 31 2 है ना. 31 आ गया अपना. ले भाई अपने पास में फ्रैक्शन आ गया. हो गया क्वेश्चन. कैसे हो गया, तो अपन कहेंगे अगर मुझे क्या पूछा आपने, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, अभी बता देता हूँ.
क्योंकि अपन को पता है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या, इनिशियल मोल्स, दैट इज अल्फा ना, इनटू 100 लिख ही देता हूं मैं इसे, अल्फा इनटू 100 होता है परसेंटेज, पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, इनटू 100 कर दूंगा। सो अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है 2x डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय 100। लो भाई मेरा आंसर आ गया। और x यहां से निकाल देता हूं क्योंकि भाई यहाँ पर a के टर्म्स में होगा ना x, तो a कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर आ गया। ले भाई कर देता हूं। अब बाकी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो यार, मुझे जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की। है ना, लो, है ना, ये x था और यहाँ पर 2x चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। ये लो कर देता हूँ। और वो x क्यों लिखे हैं, ये तो x अपन को a के टर्म्स में आया ना, तो 2x अलग से कैलकुलेट कर ही देते हैं, 2 इंटू एक्स ही तो सब्स्टिट्यूट किया अपन ने, इसको x क्यों लिखना है, x ही तो सब्स्टिट्यूट करना है अपन। तो ये 2 हो गया और x अपने पास ही है। ये कर दो, 19/30 बनाया, 19/62 मल्टीप्लाई बाय 31 आया, मल्टीप्लाई कर दो और आंसर कैलकुलेट कर लो। इसको 20 मानता हूँ, उसको 30, 75, 19 होगा, ये थोड़ा कम करेंगे और इसको बढ़ाया, मतलब 70 के आसपास आएगा, और थोड़ा कम ही आएगा उससे, 70 से भी काफी कम जा रहा है ना, 4/7 से भी थोड़ा और कम, बहुत 60 के आसपास ही है पास ना, 60 के 61.3। आसपास, 61.3 लो भैया हो गया, एग्जैक्ट 60 के आसपास डाला। तो डिग्री ऑफ डिशन भी पूछा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू तो करो, सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रखे हैं तो अपन आपको आ जाएगा। अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप मतलब शीट से कर लो, थोड़ा अच्छा सा लगा मुझे तो मैंने कहा चलो देख लेते। अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात करें। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब है when a reactant is used in more than one reaction, a reaction simultaneously. है ना, अब साइमल्टेनियस रिएक्शन में ये तो अपन को पता ही था कि एक से ज्यादा रिएक्शन होगा। लास्ट पेज ये लो भाई, देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, साइमल्टेनियसली तो अपन ऐसे कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सब अपने सपोज अपने पास गिवन है a+2b is in equilibrium with c, और फिर a अपन दूसरे रिएक्शन में भी यूज करते हैं along with any other compound d, और वो E बनाता है ऐसे।
इसके लिए नो डाउट केपी या केसी अलग होगा और इसके लिए भी केसी अलग होगा, लेकिन मुझे गिवन होगा क्वेश्चन में दैट 2 moles of A reacts with 1 mole of B and 3 moles of C to attain equilibrium as equilibrium according to these reactions. तो अपन कहेंगे ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके 2 moles दे रखे हैं आपने, इसका 1 mole दे रखा है, इनिशियली तो ये 0 रहा होगा, तो अगर ये x बनेगा तो ये 1 - 2x हो जाएगा और ये 2 - x हो जाएगा, लेकिन a तो x यहाँ रिएक्ट कर रहा है, a तो यहाँ भी रिएक्ट कर रहा है, तो अपन कहेंगे यहाँ भी रिएक्ट करवा देंगे, क्या फर्क पड़ता है, ये 2 - x हो गया क्योंकि x तो वहां रिएक्ट कर गया था, इसके मोल्स मुझे 3 के बने, ये 2 - x हो गया क्योंकि ये वहां भी यूज कर रहे हैं और यहाँ भी यूज कर रहे हैं, तो अगर इस रिएक्शन में ये y बनता है तो ये -y होगा अकॉर्डिंग टू द मोलर कोएफिशिएंट और ये भी -y होगा, तो A का कंसंट्रेशन इन द कंटेनर क्या होगा, 2 - x - y, ये होगा A का कंसंट्रेशन। मतलब मुझे गिवन था कि A जो है वो साइमल्टेनियसली, इट इज अ पैरेलल रिएक्शन, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है ना, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा, तो एक बार ये 2B के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था C, और एक बार ये D के साथ रिएक्ट करके बना रहा था 2D, तो अपन ने कहा A तो मेरे पास 2 ही मोल्स है ना, अगर ये X बन रहा है तो इसको -x कर लूंगा, और ये अगर 2y बन रहा है तो इसको अकॉर्डिंग टू द मोलर कोएफिशिएंट y कर लूंगा, तो ये बचेगा कितना अपने पास, 2 - x - y, मैंने भी वही लिखा, भाई साइमल्टेनियसली ये इससे भी रिएक्ट करेगा, इससे भी रिएक्ट करेगा, राइट, ये अपन को लिखना आना चाहिए, अगर ये आपको लिखना आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो क्वेश्चन में अपन को गिवन होंगे, इनके वैल्यूज गिवन होंगे, अगर वैल्यूज गिवन होंगे तो x और y कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा अपन को, और कुछ नहीं होगा तो अपन को रेशियो दे देंगे कि C और E का रेशियो क्या है, तो x और y का रेशियो मिल गया, ये अपन को बता देंगे सीधा डायरेक्टली कि भाई D का कंसंट्रेशन क्या है या C और E का कंसंट्रेशन क्या है, अगर C और E का कंसंट्रेशन बता दो तो x और y आ गया, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया, दोनों में KC1 KC2 पूछ लो आप। अब मैं एग्जांपल 2 ले रहा हूं, इसमें आप लिख के बताओ, सपोज मैं लिखता हूँ ट्वाइस ऑफ P, ये थ्राइस ऑफ Q के साथ रिएक्ट करके, ये अब उनको सपोज कर लेते हैं कि R बना है, और P जो है वो सपोज करते हैं अपन 2s के साथ रिएक्ट करके T बना रहा है, अगर मुझे इनिशियल मोल्स गिवन है, इसका इनिशियल मोल्स मुझे गिवन है 2 और इसका 1, इसका भी 1, तो ऐसे x और y के फॉर्म में लिख के बताओ जरा, कैसे किसका कितना मोल्स होगा एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ऐसे लिख के बताओ, लिखो अपने आप, कैसे लिखोगे, हो गया, तो इसको आपने x लिखा,
इसको 3x लिखा और इसको 2x लिखा। अगर ये y होगा तो ये -2y होगा और ये -y होगा। तो ये 2 - 2x तो यहाँ से बचा हुआ था, तो y हो गया। अब इसका p का कंसंट्रेशन दोनों जगह अलग अलग थोड़ी हो सकता है, एक ही वेसल में, तो इसको भी एडजस्ट कर देंगे। लो y हो गया। किसी को डाउट है तो बोलो। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकता है। अब इसमें KP या KC जो भी गिवन होगा उससे क्वेश्चन को कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब KP से भी हो सकता है ऐसे पार्शियल प्रेशर से, सपोज अपने पास गिवन है ऐसे, थ्री मोल्स ऑफ C दिया है, उसका क्या यूज है। 3 मोल्स ऑफ C तो पहले वाले दिखता है। इसको ऐसे, अच्छा इसमें 3 मोल्स ऑफ C भी था, अरे वो D था यार, मैंने D लिया ना। C होगा तो मुझे x+3 लिखना पड़ेगा, तो D को 3 कैसे लाओगे, तो D होना चाहिए, वो D होना चाहिए, तो D होना चाहिए, है ना। फिर तभी तो इसको 3 ले लिया, वरना 3 कहाँ से आया, ये C नहीं था तो D था, गलत आ जाएगा इस वाले में ना, क्योंकि अपन ने तभी तो ये 3 लिया, मुझे लगा मैंने 3 लिया हुआ है इसको। अगर 3 मान लो पहले से कोई प्रेजेंट है ना, तो अपन को फर्क नहीं पड़ता, अपन उसको ऐड कर देते, कोई पहले से प्रेजेंट है तो ऐड कर लो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करता है, इन द रिएक्शन, इन गिवन रिएक्शंस, अपन को ऐसे गिवन है N2O4 गैसियस स्टेट में इक्विलिब्रियम में है, ऐसे NO2 इक्विलिब्रियम में है N2O4 के साथ गैसियस स्टेट में, इसके लिए मुझे Kp1 गिवन है, और NO2 एक बार यूज हो रहा है NO के साथ, तो अटेन इक्विलिब्रियम ऑफ N2O4, इसके लिए मुझे Kp2 गिवन है। क्वेश्चन में मुझे गिवन है NO2 and NO are mixed in the ratio 2:1 to attain equilibrium. और ये वो equilibrium reaction। If the total pressure at equilibrium is 5.05 and the partial pressure of N2O4 is 1.78, calculate Kp2, Kp1 हो सके कितना है 6.8, यूनिट अपन बता सकते हैं पर एटमॉस्फेयर होगा, कोई जगह नहीं लिख रहा, वरना वी नो दैट।
to the power of delta mg। तो ये तो केपी और आपने मिक्स्ड इन द रेशियो गिवन है। अब ये बताओ कि मोलर रेशियो या प्रेशर रेशियो। तो अपन कहेंगे आप तो दोनों में से जो मर्जी चाहे अज्यूम कर लो, लेकिन मैं अज्यूम करूंगा केपी की वजह से प्रेशर रेशियो कि दिस इज अ प्रेशर रेशियो। तो मैं इसमें ऐसे लिख लूंगा, इसका प्रेशर मुझे 2p गिवन है और इसका प्रेशर मुझे p गिवन है, बिकॉज वी आर गिवन केपी ना, और सारा का सारा आप प्रेशर किस में बात कर रहे हो, एटमॉस्फेयर में बात कर रहे हो। फिर कंसंट्रेशन वाले पार्ट में बड़ा इजी होता है, तो मैंने केपी वैल्यू ले लिया। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो इसमें अपन लिखेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कि भाई ये अगर ये x होगा इसका प्रेशर, तो ये -2x हो जाएगा, और अगर ये y आएगा तो ये -y हो जाएगा, और ये 2p -2x -y हो जाएगा, ये भी माइनस y हो जाएगा। ये -y हो जाएगा। तो फिर अपन क्या करेंगे, इसमें जो डाटा गिवन है ना, बस उसी डाटा से अपना इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे। पहले तो अपन को इसका पार्शियल प्रेशर गिवन है, मतलब मुझे x का वैल्यू गिवन है, उसी की बात कर लेते हैं। Kp1 पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, ये मुझे 6.8 गिवन है, ये मुझे 1.7 गिवन है। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर करता हूँ, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 और 4 टाइम्स जा रहा है, तो ये 1/4 हो गया, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 0.5 एटमॉस्फेयर। मुझे एक इक्वेशन तो मिल गया, 2p - 2x - y इज इक्वल टू 0.5, ये एक इक्वेशन मिल गई। भाई Kp2 चाहिए तो मुझे y चाहिए, और x मुझे पता है, इसमें x में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, 1.7 इंटू 2 दैट इज 3.4। मुझे ये 3.4 पता है, किसी तरीके से अगर p का वैल्यू पता चल जाए ना तो मेरा काम हो जाए, क्योंकि अगर x है मेरे पास, p का वैल्यू पता चल जाए तो x और p आ जाएंगे तो y आ जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पर डाटा, ये तो मैं यूज कर चुका हूँ, ये भी यूज कर चुका हूँ। अभी टोटल प्रेशर गिवन है, P total will be equal to partial pressure of NO2, जो प्रेजेंट है सभी के प्रेशर लिख लो, N2O4 partial pressure of NO और partial pressure of N2O3, these are given to us। ये मुझे 5.05 गिवन है, and that will be equal to NO2 का कितना प्रेशर गिवन है अपने पास, 0.5, N2O4 1.7, NO P - y है, और N2O3 ये y, तो y कैंसिल हो गया, मेरे पास P आ गया, मेरे पास P आ गया। सो P विल बी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करता हूँ और इससे माइनस करता हूँ, सो ऐड करूंगा तो 2.2 आ गया, 5.05 - 2.2 10 ना 8 4 2.85, ये 2.85 आ गया, मेरा काम हो गया, क्योंकि मुझे P भी पता है, मुझे 2x पता है, मुझे y पता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू P -2x, मतलब
2 into x 1.7 minus y equal to 0.5. 2.85 को डबल कर देता है 5.70 आ रहा ना. अब 5.70 को और ये माइनस कर देते हैं 3.4. 2.3 आ रहा है. सो ये 2.3 आया और माइनस y था. ये y को उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, 0.5 और माइनस कर देते हैं. सो y इक्वल टू मेरे पास 1.8 आ रहा है ना. y इक्वल टू मेरे पास 1.8 आ रहा है. कैलकुलेशन देखते रहना यार, मैं थोड़ी जल्दी करूंगा तो ऐसा ना गड़बड़ हो जाए कुछ. तो y आ गया, तो अपने पास Kp2 आ गया. Kp2 is partial pressure of N2O3 मतलब y divided by partial pressure of NO2 into partial pressure of NO. N2O3 y है, that is 1.8. NO2 is 0.5 और NO is P minus 5. P मेरे पास 1.05 आ गया. ये 1/2 करता हूं तो ऊपर 3.6 डिवाइड बाय 1.05 मतलब ऑलमोस्ट 3.5 के आसपास अपना आंसर आ जाएगा. एटमॉस्फेयर ये आंसर है आपका एटमॉस्फेयर. अब जो डाटा गिवन होता है उसी को यूज कर लेना पड़ता है. एपी गिवन था तो मैंने प्रेशर और डाटा यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया. राइट, दैट इज ये साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है. अब इसमें थोड़ा सा अपन को थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो मेरे ख्याल से हार्डली 10 मिनट्स लगेगा, 10 to 15 मिनट्स. वो खत्म करके वी कैन गो फॉर डाउट्स. फिर अपन सारा डाउट्स ही करेंगे. मेरे ख्याल से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि तुमको ज्यादा नहीं बताना होगा ना. तुमको सीधी सीधी बात बतानी है, क्या करना है. तो ब्रेक ले लें, है ना. ब्रेक ले लें, ठीक है. तो अपना 39 हो रहा है, मतलब 40, तो 55 के आसपास 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. चलो. At equilibrium, delta G is equal to 0 होता है. Therefore, delta H will be equal to T delta S. Also, we know that delta G naught is equal to होता है minus RT ln of Kc. And delta G is equal to होता है minus RT ln of Qc. डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो अपन कहते हैं समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट. ऐसे ही अपन डेल्टा एच के लिए भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन, समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. ये अपन को सारा पता है. तो अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट. डेल्टा जी नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम. डेल्टा जी 0 होता है.
डेल्टा जी नॉट इज अ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। तो इसको अपन लिखते हैं माइनस एल एन बेस ई को अपन बेस 10 कर लॉग ऑफ के सी लिख सकते हैं, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट लिख सकते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ के सी माइनस 2.303 से इसको डिवाइड कर देता है, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, तो टी तो कैंसिल हो जाएगी, ये वाला डिवाइड करूंगा तो ये वाला log of Kc at temperature T1, मतलब अपन डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ले लेते हैं। अब ये वाला पार्ट जो होता है ना एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो कांस्टेंट पड़ता है, इसमें टेम्परेचर फैक्टर ही नहीं। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, मतलब बिफोर राइटिंग दिस आई कैन राइट लाइक दिस। अपन को पता है Kc सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर। तो मैं 1/T को ना x ले लेता हूं, तो इसको मैं स्लोप ले लूंगा और ये c हो जाएगा। मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं log of Kc और 1/T में, आई विल गेट अ नेगेटिव स्लोप। आपका जो स्लोप होगा that will be equal to minus delta H upon 2.303 R, ऐसे बता सकता हूँ। This is delta H naught of the reaction, ये और ये बराबर है, ये एक ही बात है, मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ। अब जैसे मैं लिख रहा था at T1 log of Kc1 कर देते हैं, माइनस डेल्टा H naught तो कांस्टेंट रहेगा, 2.303 R T1 कर लेते हैं, प्लस डेल्टा S naught अपॉन 2.303 R कर देता हूँ, और at T2 लिख सकते हैं अपन log of Kc2 will be equal to minus delta H naught upon 2.303 R T2 plus delta S naught divided by 2.303 R 2.303 R, ये इक्वेशन 2 से 1 को माइनस कर दो, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2 we get log of Kc2 minus log of Kc1, मतलब log of Kc2 upon Kc1, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस करेंगे। तो ये वाले पार्ट में अपन कहेंगे दिस माइनस दिस, तो ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, तो उसको पहले लिख लेते हैं अपन, और 2.303 R तो कॉमन होगा, सो डेल्टा H नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 R तो कॉमन हो गया, और 1 अपॉन माइनस 1/T2 प्लस 1/T1 है, तो ऐसे कर लेते हैं। This is one top equation. It is one top equation. ये one top equation है। जैसे अपन टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो केसी में क्या चेंज आएगा, वी आर एबल टू टेल डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, वो अपन को पता है। ये कैसे रिएक्शन में लिखते हैं अपन को पता है, ये किसी भी रिएक्शन के लिए कैसे लिखना है वो अपन को पता है, और मेनली अपन को ये वाला पॉइंट याद रखना है, ये इक्वेशन याद रखना है, ये वाली इक्वेशन याद रखना है।
नेक्स्ट पेज पे एक बार और मतलब अपन इसको थर्ड पॉइंट लेके एक छोटा सा कंपाइलेशन करेंगे। ये सारे इक्वेशन अपन को पता है। थर्ड पॉइंट लेते हैं। At equilibrium, delta G is equal to minus RT ln of Kc, but delta G is equal to 0. ऑब्वियसली बात है क्योंकि क्यूसी आपका जो क्यूसी था डेल्टा जी पे वो तो केसी बन गया, तो अपन कहेंगे इफ केसी इज ग्रेटर देन 1 मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होगा रिएक्टेंट से। भाई केसी अपन को पता है प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है रिएक्टेंट से, देन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स। और अगर ऐसा हुआ तो अपन को पता है देयरफॉर डेल्टा जी इज नेगेटिव, रिएक्शन की टेंडेंसी होगी ताकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। सो अपन कहेंगे अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये वाला वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होगा, तो फिर माइनस गिवन है यहाँ पर, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ना, उसको अपन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। और अगर अपन कहेंगे इफ Kc इज लेस देन 1 देन रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल, और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा ना, मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, then it will be a non-spontaneous reaction. Then it is a non-spontaneous reaction. देख अब ऐसे शायद ही कोई रिएक्शन अपन को मिले जिसमें केसी का वैल्यू 1 होगा। अगर केसी का वैल्यू 1 होगा तो ही डेल्टा जी नॉट 0 हो सकता है, या डेल्टा जी नॉट 0 होगा तो ही केसी का वैल्यू 1 हो सकता है, वाइस वर्सा। केसी इज इक्वल टू 1 देन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 0। ये अपन ने किसी रिएक्शन में कैलकुलेट किया, समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और वो 0 आ रहा है तो विल से दैट फिर उसके लिए केसी 1 होगा, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है ना, इससे अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये वाले पार्ट को ध्यान रखो, अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो। सपोज फॉर अ रिएक्शन डेल्टा जी इज इक्वल टू +5, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। मेरे पास N2O5 गिवन है और N2O4 गिवन है, और उसके लिए मुझे डिसोसिएशन गिवन है ऐसे। देन अब अपन से कहेंगे अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, तो अपन कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। Then reaction is spontaneous in backward direction. In backward direction rather than forward direction. Direction is more than in forward. भाई ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता जिसमें डिक्रीज इन फ्री एनर्जी नहीं होता। जैसे अगर अपन लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए तो अपन ऐसे लिख लेंगे, अच्छा सही बना देता हूँ।
रिएक्शन तो अपन ऐसे बना सकते हैं। तो इसमें मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो अपन कहेंगे देखो ये जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट है, ये जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट है, और ये जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट है। अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? तो अपन कहेंगे देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है summation of delta G naught of the product minus summation of delta G naught of the reactant। मतलब ये वैल्यू बड़ा है इससे, तो ये वैल्यू का ये अगर इधर होगा तो ये वैल्यू इधर होगा फॉर दिस रिएक्शन। तो अपन क्या करेंगे, देयर इज नो रिएक्शन व्हिच कैन टेक प्लेस विदाउट डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो इसका फ्री एनर्जी ऐसे डिक्रीज हो रहा होगा टू कैरी आउट द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसका फ्री एनर्जी ऐसे डिक्रीज हो रहा होगा। अब फ्री एनर्जी तो दोनों का ही डिक्रीज होगा, मतलब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा तो फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रहा होगा ऐसे, और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आएगा तो फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रहा होगा ऐसे। दिस इज अ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। द रिएक्शन कैन ओनली टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। अगर यहाँ पर फ्री एनर्जी जीरो हो रही है, मतलब इससे नीचे नहीं आ सकता, फ्री एनर्जी कैन नॉट बी, फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। मैंने आपसे फ्री एनर्जी कहा, चेंज इन फ्री एनर्जी नहीं कहा, डेल्टा जी नॉट थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, तो फ्री एनर्जी लिख रहा हूँ। कभी जी का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, चेंज इन नेगेटिव, चेंज इन फ्री एनर्जी इज नेगेटिव। भाई फ्री एनर्जी है तो रिएक्शन होगा ना, नहीं तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो अपन क्या कहेंगे, यहां पर रिएक्शन अगर यहाँ पॉइंट होता तो एग्जैक्टली मिड में होता तो केसी अपन 1 कहते हैं। तो केसी इज लेस देन 1 बिकॉज a reaction is non-spontaneous, reaction is more spontaneous in backward direction। और ये जो डेल्टा जी आप ये बता रहे हो ना, व्हाट इज दिस, तो अपन कहेंगे ये वाला है वो पार्ट, ये पार्ट जो आप बता रहे हैं, दिस इज द डेल्टा जी प्लस, और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया ना तो वी गेट द +5। सो दिस इज गिवन टू अस +5, इसको भी नोट कर लो, दैट इज गिवन टू अस +5। तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन तो होगा, बट उसकी टेंडेंसी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। सो केसी विल बी लेस देन 1, रिएक्शन तो होंगे। इवन डेल्टा जी नॉट अगर 0 भी हो जाए तो केसी का वैल्यू 1 है ना, रिएक्शन तो होगा। सो रिएक्शन विल टेक प्लेस। Reaction will take place, but it is spontaneous in backward direction, more spontaneous in backward direction, more spontaneous in backward direction। ऐसे हम बता सकते हैं। अब आप पहले अपने डाउट पूछ लो, और उसके बाद मतलब थोड़ा सा मुझे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस और कुछ सेंटेंस कैटलिस्ट के बारे में बोलूंगा। तो पहले आप अपने डाउट पूछ लो, फिर मैं कुछ पार्ट अपन डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, क्योंकि इनर्ट गैस के बारे में अपन ने कुछ भी अभी डिस्कस नहीं किया। तो आपके जो डाउट्स हैं वो बता दो, किस चैप्टर से हैं और कौन सा डाउट है, बताओ भाई। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते हो?
डन सर। आपके डाउट्स जो हैं वो तुम लोग बता दो, फिर थोड़ा सा इनर्ट गैस का एडिशन पढ़ लेंगे। और बोलो, डाउट्स के लिए बोल रहे थे ना तुम लोग, तो मतलब मैं खुद भी चाहूंगा कि तुम लोग डाउट पूछो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने डाउट हैं। चलो भाई, तो वी आर हैविंग डाउट्स, अपन डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं पहले। मैंने सबको फॉरवर्ड कर दिया। अब इसका अपना स्टीरियो का डाउट्स है, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का। चलेगा तो कर लेंगे अपन, एक मिनट रुक जाते हैं फिर अपन कर लेते हैं। तो ये डाउट्स भी कर देता हूँ, है ना, सभी के डाउट्स कर लेते हैं। मैं चाहता था कि वो शीट से ही पूछे, लेकिन पता नहीं रैंडमली कहाँ कहाँ से उसने डाउट भेज दिए। तो अब ऐसे में क्या होगा ना, चैप्टर वाइज होता तो वो सब लोग पूछ लेते हैं। वैसे पूछोगे तो मतलब प्रॉब्लम ही हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हारे डाउट चलते रहेंगे, बाकी सब सोचेंगे हमारे डाउट्स, प्रॉब्लम तो होगी। एक एक चैप्टर करते तो सब लोग अपने डाउट भी पूछ लेते ना। स्टीरियो के डाउट्स, स्टीरियो के डाउट्स कैसे लाऊंगा स्टीरियो केमिस्ट्री का शीट भेजा था ना मैंने वो। चलो स्टीरियो केमिस्ट्री देख लेंगे अपन। पहले इसके 2-3 डाउट बताता हूँ, फिर स्टीरियो वाले बता दूँ। इसका एक डाउट है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के वैल्यूज। मेरे पास ऐसे गिवन है, मेरे पास ऐसे गिवन है, अब मेरे पास ऐसे गिवन है। ये तो sp3, ये दोनों sp2, मतलब सबसे ज्यादा बेसिक तो ये है। सो जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा उसका पीके वैल्यू सबसे कम। और इन दोनों में अगर चेक करूंगा, ये ज्यादा बेसिक होगा इससे, बिकॉज ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन। और अपन ने देखा था इथाइलो या मिथाइलो दोनों ही केस में 2 डिग्री ज्यादा बेसिक होता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे ना अपन, तो 3, 2 और 1,
और एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पीकेबी की बात करूंगा तो 1 2 3 हो जाएगी। ये लो, ज्यादा बेसिक होगा तो पीकेबी कम होगा, ज्यादा बेसिक होगा तो पीकेबी कम होगा। ज्यादा बेसिक होगा तो पीकेबी कम होगा। ठीक है, दूसरा वाला E3, फाइंड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। आर का वैल्यू एम ही है, मुझे लगता है क्लास में नहीं होगा। ये तो ऑब्वियसली बात है, OH देगा मैक्सिमम बेसिक। बाकी सब तो नहीं देंगे। सो R2 NH R NH2 और R3N। if R is CH3 sp2, ET नहीं है तो C65 होगा तो कम हो जाएगा, उसमें क्या है। अच्छा, तो कम हो जाएगा, उसमें क्या है। अगर C6H5 होगा तो कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। इसका लोन पेयर ज्यादा डिलोकलाइजेशन में, इसका कम है तो ये ज्यादा बेसिक हो गया इससे। सो बेसिक स्ट्रेंथ ये और ये हो गया। अभी ऐसे ही लिखा है तो लिखा रहता है, क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन तो लिखा ही है ना आपके पास, अपने आप कर लो। ऐसे है तो एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। ये वाला तो sp3 एडवर्टाइजमेंट लास्ट वाला 1 2 3 कर दो, कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। बेसिक स्ट्रेंथ पीकेबी, लो भाई हो गया। उनका तो कंसेप्ट से मतलब है, ठीक है आपने वो लिख लिया तो हम उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। 2 पीएच होंगे तो फिर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ये भी हो गया E3। अब K2 की बात कर लेते हैं। तो K2 में तो देख, स्टेबिलिटी पूछी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसमें क्या है, CH2 पॉजिटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो अनस्टेबल हो जाएगा, और रिलीजिंग ग्रुप लगा दो तो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो स्टेबल हो जाएगा, है ना। मुझे 4 दिया आपने, CH2 पॉजिटिव है, एक OCH3 है। अब ये तो रिलीजिंग ग्रुप ही होता है क्योंकि लोन पेयर है। हो जाएगा, तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, तो कर लेना अपने आप, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, इतना I6 था अपने पास, ये वाला भी बिल्कुल सेम है। अब इसमें क्या है कि आपने 2 NO2 तो लगाए हैं, तो दोनों का ही -M होगा। अगर मेटा पोजीशन पे होता है ना तो -M नहीं होता, दोनों का ही -I होगा।
ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे। अब दोनों का ही CN, लेकिन ऑर्थो पैरा पे है, और CN इज लेस विथड्रॉइंग, मतलब अभी तक ये ज्यादा स्टेबल है इससे और ये ज्यादा स्टेबल है इससे, क्योंकि दोनों CN ऑर्थो पैरा पे है ना, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है। लास्ट वाले में वो भी ऑर्थो पैरा पे है, लेकिन दोनों CN या दोनों NO2 नहीं है, एक NO2 है और एक CN है, तो फिर इसकी स्टेबिलिटी पहले वाले से तो ज्यादा ही होगी, और इसकी स्टेबिलिटी इससे कम होगी, क्योंकि इसमें दोनों CN है, CN का विथड्रॉइंग इफेक्ट कम होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, NO2 ज्यादा होता है CN से। तो आंसर हो गया अपने पास स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल तो मेटा वाले को बता दो, इस वाले को, उसके बाद अपन बता देंगे इस वाले को, फिर 4 और 4 ये होगा भाई स्टेबिलिटी होगा। अब बताओ D1, D1 में तुझे केवल फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट ऑटोमेटिक, ठीक है भाई। ए वाला तो कर ही नहीं पाएगा, अल्फाइडियन एटम नहीं है, बी वाला करेगा, सी वाले में बताना है तुमको, वही टिक किया तुमने। तो अपन ने पढ़ा था जब अनसिमेट्रिकल होगा ना, तो आप दोनों बना के देख लेना, इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल है, तो फिर ये वाला बनेगा, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो गया ना, कॉन्जुगेशन के साथ। आंसर लग दिया मतलब, अच्छा I6 वाले का, ये कह रहा I6 वाले का आंसर लग दिया हुआ है, तो ठीक है ना, ऐसे कर दो, मैंने कैटाइन लिखा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता कि आंसर लग, उसने एनाइन पूछा है वो एक्चुअली ऐसे देखने में ना कैटाइन जैसे लग रहा था, तो मैंने कैटाइन से उल्टा कर दो, बताया तो था क्लास में, भाई जो कैटाइन वाले होंगे ना स्टेबिलिटी, उनको उल्टा कर देना, ये ले आंसर आ गया। ये ले, कैटाइन एनाइन हमेशा उल्टे हो जाता है भाई। अब वो कह रहा है एनाइन अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो जितना ज्यादा विथड्रॉइंग उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ना, इसमें सबसे ज्यादा विथड्रॉइंग। ये रिवाइट ऑटोमेटिक हो गया तेरा। और किसी में डाउट पूछा है? मेरे ख्याल से भाई पूछा तुमने, तो बता दिया मैंने। पर डी के बाद 16th वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड। करेक्ट। 2px and 2p orbital of carbon can be hybridized to yield 2 or more orbital। भाई 2px और 2p कैसे मिक्स होंगे? एक ऐसे है और एक ऐसे है, कैसे मिक्स होंगे? तो गलत है, ये कैसे मिक्स होंगे?
Effective hybridization is not possible with the orbitals of widely different energy. वो तो अपन को पहले से पता है, तो hybridization का definition ही है कि ये almost equal energy होनी चाहिए. The concept of hybridization has a greater significance in the valence bond theory of localized orbital than in molecular orbital theory. Molecular orbital theory तो कोई कुछ follow करता ही नहीं, बस molecule exist करना चाहिए. तो ज्यादा significance कहाँ था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में. सही है. ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अपन बॉन्ड एंगल वगैरह सीखते हैं, अरेंजमेंट स्ट्रक्चर वगैरह सीखते हैं, तो उसमें ज्यादा सिग्निफिकेंस है. सही है. 16 वाला गलत है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम? अमोनिया 107, अमोनियमाइन 109, PCl3 तो बहुत छोटा होगा 103 हो जाएगा, और SCl2 दो लोन पेयर है और भी छोटा हो जाएगा. सबसे ज्यादा अमोनियमाइन भी आ रहा था. 109. Which of the following involve the change in electron pair geometry? Underline element. पहले वाले में BF3 था, दूसरे वाले में BF4. BF3 में sp2 है, BF4 में sp3 है. चेंज इन ज्योमेट्री ना, पेयर ज्योमेट्री पेयर, मतलब sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर था और वो ज्योमेट्री चेंज हो गई, A में ही हो गई. B वाले में sp3 और दूसरे वाले में भी sp3, मतलब दोनों टेट्राहेड्रल. C वाले में दोनों sp2 मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर, और D वाले में दोनों sp3, इसलिए उनमें कोई ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी. वो भी हो गया. Which of the following is correct order of bond length? चलेगा. तो BF3 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा BF4 से. गलत. 11th वाले की बात कर लो. BF4 में ना सिंगल बॉन्ड होगा, पेयर सिंगल बॉन्ड, जबकि BF3 में पार्शियल डबल बॉन्ड होगा बैक बॉन्डिंग की वजह से. ऐसे होना चाहिए. बी की बात करते हैं. ये ऑप्शन ए था. इसमें NO2 और NO2 नेगेटिव है, ये डबल बॉन्ड ऐसे होगा, और NO2 नेगेटिव विल बी लाइक दिस. तो अपन कहेंगे देख भाई सीधी सीधी बात है, मुझे एक बात पता है, अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा. CCl4 और CF4 ये तो इक्वल होंगे ना, लोन पेयर है ही नहीं, कैसे बताऊंगा. CH3 पॉजिटिव, तो CH3 पॉजिटिव और CH4, तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बॉन्ड एंगल छोटा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा. ले भाई हो गए थे. करेक्ट ऑर्डर देख लो, मैंने सभी बता दिया. अब ये जो एक्सरसाइज 2 में गिवन है, ये पूरा पेज है मतलब या क्या है? अच्छा, सेकंड और थर्ड में डाउट है, ठीक है कोई बात नहीं, समझा. क्वेश्चन नंबर 2. A 40 ml of mixture of H2 and O2 at 18 degrees centigrade, 1 atmosphere is sparked for the formation of water was complete. The remaining pure gas had 10 ml at 18 degree 1 atmosphere. If the remaining gas is H2, the mole fraction of H2 in 40 ml is. देख भाई, H2 plus O2 और ये कह रहा है कि 40 ml था. अब एक बार टेम्परेचर चेक कर लूँ मैं, और प्रेशर, सब तो एक जैसा है यार. चलो ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, ये 1/2 करके H2 बनता है. अब वो कह रहा है कि देख एक बात ध्यान रख, इनिशियली ये 40 ml है, 10 ml of H2 is left, therefore 30 ml used. तो 30 कर दे, 20 इसका और 10 इसका,
जो यूज हुआ भाई 2:1 के रेशियो में होगा ना, तो 30 ml अगर यूज होगा तो 2:1 के रेशियो में यूज करेगा ना, तो 20 इसका यूज हुआ, 10 इसका यूज हुआ। अब 20 तो H2 यूज हुआ, तो टोटल कितना था H2? 10 बच भी तो रहा है, मतलब H2 30 था, O2 10 था, हो गया रिएक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 बताना था, तो 30 हो गया, 30/40 मल्टीप्लाई बाय 100 ले भाई, हो गया। मोल फ्रैक्शन पूछा, परसेंटेज थोड़ी पूछा। ओके, 3 की बात करते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 1 एटमॉस्फेयर balloon is filled with hydrogen gas of this much। ठीक है भाई, हमने एक बैलून को भर लिया, वॉल्यूम इसका 500 ml गिवन था और 1 एटमॉस्फेयर को भर दिया। अर्थ का 1 एटमॉस्फेयर गिवन है, अंदर गिवन नहीं है, बैलून थोड़ी गिवन है, 1 एटमॉस्फेयर बाहर गिवन है। अब ये कह रहे हैं this volume is 5/6 of the maximum capacity, मतलब जो इसका वॉल्यूम था सो 500 ml भर रहा है करना है H2 गैस। सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बैलून इज इक्वल टू 500 इंटू 7/6, ये उसका मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं 6/5 है, तो गलत है, मतलब 5th 6th ले। अब वो पता क्या कर रहा था, वो अपन से करे कि जो 500 ml आपने भर के रखा हुआ है ना हाइड्रोजन को, वो टोटल वॉल्यूम का 5/6 टाइम था, मतलब ये वाला जो वॉल्यूम है ना 500 ml, वो टोटल वॉल्यूम का 5/6 टाइम था, तो टोटल वॉल्यूम कितना रहा होगा, कर दो। ये बैलून की मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। क्या बोलना चाहता है, द बैलून इज लेफ्ट इन द एयर, अपन ने उसको हवा में छोड़ दिया। द हाइट एट विच द बैलून विल बर्स्ट of the atmospheric pressure remain constant and the pressure decreases by 1 mm for every 100 centimeter in rise। ठीक है, पहला तो अपन ये करते हैं सीधी सीधी बात कि देख भाई, जब अपन इसको हवा में छोड़ेंगे तो ऊपर जैसे जैसे जाएगा ना तो ये एक्सपैंड होगा, क्योंकि 100 मीटर हाइट के बाद वो 1 mm प्रेशर कम होता जा रहा, और बाहर अगर प्रेशर कम होगा तो इसका एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन कब तक होगा, जब तक कि इतना वॉल्यूम ना आ जाए, और उसके बाद भी अगर ऊपर गया तो इस वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम होने की कोशिश करेगा तो फूट जाएगा। चलो